नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर देहरादून से है, जहां 2023 में हुई उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए चयनित कनिष्ठ अभियंताओं को आज नियुक्ति पत्र, जिसमें सीएम धामी वर्चुअली सभी चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। उत्तराखंड में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। देहरादून हो या उधम सिंह नगर, सभी जगहों पर कानून व्यवस्था का एक जैसा हाल देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था के मामले पर लगातार राजनेता सुझाव दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की आला अधिकारी सुझावों पर अमल करने के बजाय अपना राग अलाप रहा है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चिंता का जो विषय है वो ये कि राज्य स्थापना दिवस के दिन राजधानी देहरादून में पुलिस मुख्यालय से महज चंद कदम की दूरी पर रिलायंस ज्वेलरी शोरूम से हुई 20 करोड़ की ज्वेलरी लूट हो गई और अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में कोई माल बरामद नहीं हो पाया। पुलिस ने गिरफ्तारियां तो बहुत की, लेकिन लूट में लूटा गया माल अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। तो वहीं भाजपा के बड़े नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि अब पुलिस का काम राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय यहाँ थी और पुलिस दफ्तर के बिल्कुल सामने, नाक के नीचे जो पुलिस का हेडक्वार्टर है और सचिवालय है, उसके बगल में उतनी बड़ी ज्वेलरी की दुकान में डकैती पड़ गई। कम से कम 20 करोड़ से बड़ी की डकैती थी। क्या पुलिस ने अभी तक उस डकैती का पता लगा लिया? हरिद्वार की डकैती का आज तक पता नहीं लगा। तमाम अन्य घटनाओं में पता नहीं लगा। पुलिस किसी को ला के खड़ा कर दे रही है, कैसे पुलिस पर भरोसा करे? पुलिस अपना विश्वास स्वयं खो रही है। पुलिस के अधिकारी अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। पुलिस के अधिकारी राजनीतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। पुलिस के अधिकारी आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी के घरों से आरएसएस की शाखाएं संचालित हो रही हैं। तो इन पर भरोसा आप कर सकते हो क्या? कैसे करोगे भरोसा आप? ना आप हत्या की छानबीन सही तरीके से कर पा रहे हो, ना आप डकैती की छानबीन सही तरीके से कर पा रहे हो, ना आप अन्य कामों में सही तरीके से कर रहे हो। पुलिस तो यहाँ की नेतागिरी कर रही है। जब पुलिस का मुखिया ही नेतागिरी करने में आमदा हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि छोटे अधिकारी, चाहे कप्तान है, चाहे एडीजीपी है, चाहे आईजी है, डीआईजी है या सीओ है, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही तरीके से काम कर पाए। अगर देखिए पुलिस नाकाम साबित हो रही होती तो जो इस तरीके से लगातार रिकवरी हो रही है, चोरों को पकड़ा जा रहा है, मुस्तैदी से कार्य हो रहा है, वो नहीं हो पाता। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि डीजीपी ने ये बयान दिया, उन्होंने रिकवरी होने के बाद हरिद्वार वाली घटना के एक बात करी थी, एक प्रेस करी थी और जनमानस को ये कहा था कि पुलिस है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके बाबत मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हरीश रावत जी अगर अपने इतिहास का कार्यकाल ना भूले हो और विभागों में लोगों को खाने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से देना ना भूले हो, तो फिर उनको ये प्रकरण अपना याद होना चाहिए। और दूसरा, जब उन्होंने 4 नवंबर 2014 को रामनगर में जो छात्र नेता ललित मोहन पांडे ने आत्मदाह किया था, उसके जो अभियुक्त थे उनको उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन दी थी, तब इनकी कानून व्यवस्था कहाँ थी? और दूसरी बात, जो ये लाडली का कांड हुआ था, गोलापार नदी के पास उनका शव बरामद हुआ था उस लड़की का, हफ्तों जब विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया था तब उसको पकड़ने की कोशिश करी गई थी, लेकिन मुजरिम को पकड़ नहीं पाए थे। इस तरह की एक लंबी फेहरिस्त है। वो अपने उस समय के कानून की व्यवस्था का थोड़ा उनको जायजा लेना चाहिए। पता है इतिहास उनका बहुत काला है, लेकिन एक बार कभी काले पन्ने को पलट कर देखे, बदबू ही आएगी। तो जो अभी काम हो रहा है लगातार, इसमें मुजरिमों को पकड़ने का काम हो रहा है, न कि उनको बचाने का, और पुलिस की सिक्योरिटी देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं है। तो उत्तराखंड में जनसांख्यिकी बदलाव का मुद्दा हाल ही में बड़ा तेजी से उछला है। लक्सर से बसपा विधायक शहजाद अली ने बयान देते हुए पत्रकारों से पूछा कि रोहिंग्या क्या होता है, क्या आपने कहीं रोहिंग्या को देखा है? आपने रोहिंग्या को देखा है तो आप मुझे भी दिखाएं। आगे उन्होंने कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद ये सभी मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिमाग का षड्यंत्र मात्र है।
जो यहाँ पहले से रह रहे हो कहाँ जाएंगे, वो तो यहीं रहेंगे। सिर्फ भ्रम पैदा करके जनता को भ्रमित करने का काम सरकार करती है। इसके पास कुछ नहीं। रोहिंग्या भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे रोहिंग्या कहीं जा रहे हैं। रोहिंग्या क्या होते हैं भाई? मैं नहीं जानता हूँ रोहिंग्या क्या होते हैं, ना मैंने देखे हैं। कभी तुम्हें मिला तो मेरी मुलाकात करा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा सौंपा है। इन मंत्रियों को अपने अपने मंडलों में कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर बैठकें करने और जनता दरबार लगाने को कहा गया है। बीजेपी की कोशिश है कि उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद अब बीजेपी केदारनाथ चुनाव में रिस्क लेने के मूड में कतई नहीं, और यही वजह है कि बीजेपी में तैयारियां अब तेज हो गई। जनता पार्टी की कार्यपद्धति है। आज देश में जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए हुए? क्या हरियाणा में चुनाव चल रहा है, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए? क्या मैं राजस्थान नहीं गया? क्या मैं पंजाब नहीं गया? क्या चुनाव में हम एक परिवार के नाते पूरे देश में जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरी जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देते हैं। इसी तरह से हमारा केदारनाथ चुनाव, एक ही चुनाव हमारे सामने इस समय। हमारे पास मंत्री हैं तो भेजेंगे ना, जिन पर कुछ है ही नहीं वो क्या भेजेगा? हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ना, तो सिस्टम को हम अपने काम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? किसके लिए होता है सिस्टम? संगठन किस लिए होता है? सरकार के प्रभारी मंत्री किस लिए हैं? हमारे पास इतना बड़ा तामझाम है, तो तामझाम का हम उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तब कांग्रेस में कुछ है ही नहीं तो रोने ही रोएंगे। उसको क्या कर सकते हैं? उसको जनता ने उनको उस हालत में पहुंचा दिया। वो तो सिर्फ यही कहेंगे साहब इन्होंने सब झोंक दिया, अभी तो हम और झोंकेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा ना। और केदारनाथ में इनकी जो दुर्गत करेंगे जिंदगी भर याद करेंगे जो होने जा रहा है। तो अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी साझा की। केंद्र सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के डेवलपमेंट का काम किया है, ये कहा मंत्री ने। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने यह भी बताया कि सड़क परिवहन विभाग में भी 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये सरकार के 100 दिन के कार्यों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें हमने कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के निर्णय लिए हैं। साथ में हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं और जो अंतिम पंक्ति में बैठे वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ साथ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको बढ़ाने के लिए पिछले 100 दिनों के अंदर 15 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। और साथ ही साथ जी क्योंकि मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी है, ये जो 100 दिन में हमने 15 लाख करोड़ का निवेश किया है, इससे सभी वर्गों को बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर के अंदर हुआ है। और पिछले 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से भारत का दृश्य बदला है पूरे दुनिया के अंदर, ये 100 दिन के अंदर उसको और ताकत बल देने का काम किया है। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे हवाई अड्डों के संबंध में है, नए रनवे पर डेवलपमेंट हैं, चाहे रेल नेटवर्क है, चाहे रोड नेटवर्क है, इन सारे चीज़ों के साथ साथ गांव की कनेक्टिविटी भी बढ़े, इस पर भी हमने इस 100 दिनों के अंदर बहुत सारे बजट का प्रोविजन किया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जसपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंच गए और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस द्वारा बीजेपी नेताओं के ऊपर राहुल गांधी को धमकी देने का आरोप लगाया गया। लोगों ने मिलकर एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है, क्योंकि राहुल गांधी जी के लिए बीजेपी के नेता और उनके समर्थक जो बयानबाजी कर रहे हैं, कोई उनकी जीप काटने पर इनाम रखता है, कोई उनको आतंकवादी कहता है, तो उन पर कार्रवाई हो, तो वो हमने एसडीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया। लोगों ने मिलकर एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है, क्योंकि राहुल गांधी जी के लिए बीजेपी के नेता और उनके समर्थक
जो बयानबाजी कर रहे हैं, कोई उनकी जीप काटने पर इनाम रखता है, कोई उनको आतंकवादी कहता है, तो उन पर कार्रवाई हो, तो वो हमने एसडीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रेषित करेंगे। वहीं महिला कांग्रेस 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अपराध के खिलाफ महिला कांग्रेस ने यह फैसला लिया है, जिसको लेकर रणनीति बना ली गई है। 21 सितंबर को कांग्रेस भवन में एक सभा का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का आरोप है कि प्रदेश में बेटियों पर लगातार अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और यह प्रदर्शन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर किया जा रहा है। देखिए, हम लोग महिला सुरक्षा का जो मुद्दा आज प्रदेश में है, देवभूमि उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बलात्कार के जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो आज पूरे प्रदेश में बढ़ा उसके खिलाफ है। इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी, प्रदेश अध्यक्ष तरंग महरा जी, यशपाल आर्य जी, प्रिंस गुदयाल जी, प्रीतम सिंह जी, डिप्टी सीएलपी भुवन कापे जी और बाकी सभी नेता शामिल होंगे। मैंने सभी को से आग्रह करा कि वो पूछ को हमारे साथ में जुड़े, वो लोग आ रहे हैं, उनकी कंसर्न आ गई है। बाकी पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आज महिलाओं के साथ हो रहा है, हम वो पूरा का पूरा ये मुद्दा महिला सुरक्षा पे जा रहा है। 2 साल पहले अंकिता भंडारी की हत्याकांड हुई, उसमें अभी तक न्याय नहीं हो पाया, जजमेंट नहीं आ पाया और उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही और जिसमें हरिद्वार गैंग रेप, सल्ट में जो रेप हुआ है, लालपुआ में जो रेप केस आया है, इसमें भाजपा के लोग शामिल मिले हैं। चंपावत में जो रेप हुआ उसमें भी भाजपा का नंबर 10 था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि भाजपा सत्ता में है, सत्ता की हनक उनके कार्यकर्ताओं के अंदर है और वो लोग भी बलात्कार जैसी घटनाओं में शामिल है और भाजपा की जो सरकार है उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। इसके अगेंस्ट हमारा मुख्यमंत्री आवास कूच है। तो वही राजधानी देहरादून के समीप स्थित ग्राफिक एरा अस्पताल के विशेषज्ञों ने बहुत गंभीर केस में बिना चीरा लगाए एक साथ हार्ट के 2 वॉल्व बदलकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। चिकित्सा क्षेत्र में नॉर्थ इंडिया में ये अपनी तरह का पहला मामला माना जा रहा है। ग्राफिक एरा अस्पताल के कैथ लैब के निदेशक और हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर राज प्रताप सिंह ने बताया, इस 70 वर्ष के एक पूर्व सैनिक के हृदय के 2 वॉल्व बिना चीरा लगाए एक साथ बदल दिए गए। हाँ, खर्चा सर पहले तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर था। आमतौर पे अगर बात करें तो सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में इसका खर्चा 4 गुना था। तो ये हार्ट वाल्व जब शुरू हुआ था तो 25 लाख से शुरू हुआ था ट्रांसकैथेटर वाला, बट अब इसकी कीमत धीरे धीरे घट के आधी हो गई है, लगभग 12 लाख के आसपास हो गई है। तो आम आदमी इस पर नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छी बात क्या है कि अब भारत सरकार ने ECHS, SGHS, गोल्डन कार्ड, इन सब स्कीम्स में भी इसको इंक्लूड करा है, जिसकी वजह से इसकी लोगों की पहुंच इस तक बढ़ी है। और आगे जैसे मैंने बताया कि पहले कंपैरिजन में अब इसकी कीमत आधी रह गई है। कंपनीज काम कर रही हैं, हमारी इंडियन कंपनीज हैं काफ़ी सारी, जो कि और कम कॉस्ट में इसको लाने की कोशिश कर रही हैं। तो जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट्स होंगे इसकी कॉस्ट और डाउन आएगी। सिंगल वेल रिप्लेसमेंट्स हैं सर, वो तो हो रहे हैं, पर जैसे ये एक ही सिंगल सेटिंग में डबल वेल रिप्लेसमेंट जो हुआ है, ये उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में पहली बार हुआ है। ठीक, मेडिकल टीम का एक्सपीरियंस कैसा रहा आज? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारा पेशेंट इम्प्रूव होके गया। सबसे अच्छी बात ये कि वो हाई रिस्क पेशेंट था, जिसके लिए और कोई बहुत अच्छे वाजिब ऑप्शंस नहीं थे विदाउट रिस्क। तो पेशेंट को सक्सेसफुली ये ट्रीटमेंट हुआ, कम रिस्क के साथ हुआ और पेशेंट सकुशल घर गया एंड ही इज़ बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। तो हम लोग तो इससे खुश हैं कि जो हमारा पेशेंट था उसको जो है इससे लाभ हुआ। तो उत्तराखंड में दंगों को रोकने और घटनाओं के दौरान हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश 2024 को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिल गई, जिसके साथ ही अब यह कानून राज्य में लागू हो गया। राज्यपाल द्वारा कानून की मंजूरी मिलने पर बीजेपी नेताओं ने इसका स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को मंजूरी मिलने के बाद यह राज्य में सख्ती से लागू होगा। अब इस कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी
और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज तक जितने वायदे जनता से किए थे उसको धरातल पर उतारा। नकल विरोधी कानून, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देना हो, धर्मांतरण का कानून हो, ऐसे अनेकों कानून है। उसी के तहत इन्होंने दंगा विरोधी एक्ट लाने की बात करी थी, तो उसको अब राज्यपाल की संस्तुति मिल गई है, अब ये पारित हो रहा है, तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और ये दंगा करने वाले हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में शांत प्रिय वातावरण में जो दंगा करने वाले लोग हैं उनके मन में खौफ का काम करेगा। जो सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त करते थे, खत्म करते थे, उसकी भरपाई अब उन्हीं के पैसे से करी जाएगी, तो इससे उनके मन में खौफ पैदा होगा। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों में भी हलचल तेज हो गई। मंत्रिमंडल ने जिस एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी, उसमें 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बीजेपी सराहना कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये प्रैक्टिकली बहुत संभव भी नहीं है और उचित इसलिए नहीं है क्योंकि हर राज्य के अपने कुछ मुद्दे होते हैं और जब राष्ट्रव्यापी चुनाव होगा तो उसमें वो स्थानीय मुद्दे गौण हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं छिप जाएंगे और जो राज्य की अपनी पार्टियां होती हैं, जो प्रादेशिक पार्टियां होती हैं, उनके अस्तित्व को भी इसमें खतरा होगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। देखिए, एक बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया है। वन इलेक्शन वन नेशन, एक देश में एक साथ इलेक्शन हो, ये अपने में एक समय की आवश्यकता थी और ऐसा भी नहीं पहली बार हुआ है। 1952 पहले इलेक्शन से लेकर 1997 तक 67 तक लगातार एक साथ इलेक्शन होते थे। 71 के बाद में सिस्टम खराब हुआ है। अब हम उसी पैटर्न पर आ रहे हैं और कम से कम उत्तराखंड के लिए तो ये वरदान साबित होगा, क्योंकि जब मैं पीछे की ओर देखता हूँ, जब से राज्य बना है लगभग 2.5 वर्ष हमारे इलेक्शन में चले जाता है। आचार संहिता का हमको काम करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। समय समय पे उपचुनाव भी होते हैं, उसके कारण भी और दिक्कत है। तो अगर आप देखेंगे तो 5 साल लगातार चुनाव चल रहा होता है और काफ़ी काम प्रभावित होता है। अगर 3-4 महीने में हमारे सारे चुनाव निपट जाते हैं तो निश्चित तौर पर लगभग 4.5 साल हमको काम करने के लिए मिलेगा और उत्तराखंड को विशेषकर इसका बहुत लाभ मिलेगा, जो प्रदेश समय से चुनाव में रहता है। एक देश एक चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ये समझा जा सकता है कि बीजेपी इसे क्रांतिकारी कदम मान रही है और कह रही है कि एक देश एक राष्ट्र और एक चुनाव से सीधे तौर पर कई समस्याएं हल हो जाएंगी। जो बार चुनाव अलग अलग तिथियों में होते हैं वो सब एक तिथियों में होंगे और ऐसे में सरकार का जो खर्च ज्यादा चुनाव पर आता है वो भी बचत हो पाएगी और राष्ट्र के विकास के लिए वो पैसे का उपयोग सुदृढ़ रूप में हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसे कई तरीके के सवाल इस विषय को लेकर खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हर राज्य का विषय अलग अलग होता है, हर राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। ऐसे में अगर एक देश एक चुनाव होगा तो फिर जो राज्य के मुद्दे होंगे वो दब जाएंगे, जनता की जो बात होगी वो बात सामने निकल कर नहीं आ पाएगी और वो सही नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बहसबाजी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार या फिर भाजपा की जो सरकार है वो इसे किस रूप में लेती है और क्या कुछ अगला निर्णय या कदम उठा पाती है। कैमरामैन हर्षनाथ साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश के साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर राजपुर रोड के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सामने शराब की दुकान होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि द लिकर हब नामक शराब की दुकान बालिका इंटर कॉलेज से महज 50 मीटर की दूरी पर है, जो नियम के खिलाफ है।
लेकिन यहाँ कहना चाहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पे जो है राजपुर रोड 65 राजपुर रोड पे एक शराब की दुकान खुली 3 साल से। लगातार क्षेत्र के लोग जो विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की भी अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहाँ पे शिक्षण संस्थान हो, उजागर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इनसे जो है 500 मीटर की दूरी अंदर जो है कोई भी इस तरह की शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे एक जो शराब की दुकान धड़ल्ले से चल रही है, क्योंकि उसके साथ साथ जो शराब की दुकान है उसमें जो है बाहर जो यहाँ से जो गली जा रही है बगल से निकलती है, जहाँ से सारी क्षेत्र की महिला आती जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे मोमो की दुकान, चाइनीज की दुकान, पानी की दुकान और जो नमकीन वगैरह दुकान है 3-4 दुकानें लगी है, वो वहीं से खरीदते हैं, वहीं पे खड़े होकर शराब पीते हैं। आने जाने वाली लड़कियों को उसके साथ छेड़खानी होती है। लगातार 2 साल से जो क्षेत्रवासी जो है कंप्लेंट कर रहे हैं, उन्हें जो है बड़ी दुख की बात है कि जब सोनिका मैडम थी यहाँ पे जिलाधिकारी, महिला उनके पास ज्ञापन लेकर आई है 2 साल पहले, उसके बाद भी जो है एक महिला होने के बाद भी उन्होंने कोई कार्यवाही वहाँ पे नहीं की है, जो मैं सरकार के लिए कहूंगी कि बहुत ही निंदनीय बात है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।